ये कहानी है बिहार की, जहाँ पर इस समय रात के 9 बजे हुए हैं। पूरी शहर की सड़कों पर कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। दिन भर काम करने के बाद सुरेश अपने कमरे में चैन से सो रहा है। उसे सोते हुए कुछ देर ही हुई है कि तभी उसका फोन बजने लगता है। फोन की बेल से उसकी नींद खुल जाती है और वह उठकर अपना फोन उठाता है और देखता है कि वह फोन उसके दोस्त कुलदीप का होता है। वह फोन उठाता है और बोलता है, हेलो। हेलो सुरेश। हाँ भाई, आज इतनी रात को क्यों फोन किया है? अरे लेकिन अभी तो 8 ही बजे हैं। अरे भाई, आज काम करके बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए जल्दी ही सो गया। अब जल्दी बता, क्या काम था? अरे भाई, मैंने और रिंकू ने मिलकर एक ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया है। तू भी चल रहा है क्या? अरे नहीं भाई, पहले ही मेरा ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। अरे चल ना भाई, 2 दिन की तो बात है। अरे भाई, छुट्टी तो मैं ले लूंगा, लेकिन सच तो ये है कि मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। अरे भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, नहीं तो मैं ही दे देता। चलो कोई बात नहीं भाई, फिर कभी देखते हैं। अरे तेरे दोस्त विक्की भी तो है, उसके पास तो बहुत पैसा है, उससे मांग लेना, उसको भी अपने साथ ले चलेंगे। चलो मैं उससे पूछता हूँ और जैसे भी होगा तुझे बता दूंगा। ठीक है भाई, पर जवाब हाँ ही होना चाहिए। कोई बात नहीं भाई, मैं करता हूँ। अगले दिन ऑफिस में सुरेश विक्की से मिलता है। और विक्की भाई, कैसे हो? अरे सुरेश, कैसे हो? बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें। मैं तो ठीक हूँ विक्की भाई। और काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? अरे विक्की भाई, आपको तो पता ही है, पहले ही काम कुछ खास चल नहीं रहा है और ऊपर से बॉस सैलरी बढ़ाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओह अच्छा। विक्की भाई, आपसे एक मदद चाहिए थी। अरे हाँ, बोलो, क्या मदद चाहिए? वो मेरे दोस्तों ने एक ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया है, लेकिन मेरे पास ट्रिप पर जाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगर आप कुछ हेल्प कर देते तो। अच्छा, तो कोई बात नहीं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? यही कुछ 10,000 रुपए। अच्छा, तो तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो और वहां से पैसे लेकर चले जाना। थैंक्स विक्की भैया, आप भी चलो ना हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, मुझे किसी जरूरी काम से दिल्ली जाना है, अभी तुम ही जाओ। ओ चलो कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको भी चलना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ भाई, नेक्स्ट टाइम पक्का चलूंगा। सुरेश और विक्की गाड़ी में बैठते हैं और विक्की के घर की ओर चल देते हैं। विक्की सुरेश के साथ अपने घर पहुंच जाता है और सुरेश को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। विक्की कुलदीप को पैसे देने के लिए अपनी अलमारी खोलता है। कुलदीप पीछे ही बैठा होता है और सब देख रहा होता है। जब विक्की अलमारी खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारा कैश रखा होता है, जिसे देखकर सुरेश की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतना सारा पैसा देखकर सुरेश को लालच आ जाता है और वह साइड में रखे एक गमले को उठाता है और विक्की के सर पर मार देता है। विक्की तुरंत नीचे गिर जाता है और उसके सिर से खून आने लग जाता है। सुरेश जब उसके पास जाकर चेक करता है तो विक्की वहीं पर मर गया होता है। वह जल्दी से खड़ा होता है और अलमारी में से सारा पैसा निकालने लगता है। जब वह सारे पैसे अलमारी में से निकाल लेता है तब वह विक्की की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जाता है। वह विक्की की बॉडी को एक जंगल में ले जाता है। रात के समय में उस पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं और वह बड़ी आसानी से विक्की की लाश को ठिकाने लगा देता है। सुरेश अपना बैग लेकर कुलदीप और रिंकू के पास पहुंच जाता है और बोलता है, हाँ भाई चले फिर। अरे सुरेश, आ गया तू? तेरे दोस्त विक्की नहीं आया? अरे उसे किसी काम से दिल्ली जाना था, इसलिए वो नहीं आ पाया। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, अब चलो, बहुत टाइम हो गया है। तीनों अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने सफर की शुरुआत करते हैं। सफर के दौरान सुरेश काफी ज्यादा चुपचाप बैठा होता है। अरे क्या हुआ भाई, इतना चुपचाप क्यों बैठा है? कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा। अरे भाई, यहाँ मजे करने आया, तू मजे कर। अब उनको चलते चलते रात हो जाती है। उनकी गाड़ी एक सुनसान से रास्ते पर चल रही है। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी आगे तक चलने के बाद उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है। अरे भाई, कौन है? गाड़ी के सामने से हटो। आगे मत जाओ, आगे खतरा है। अरे आप साइड हटो और हमें जाने दो। मूर्ख बुद्धि। ऐसा कहकर वह आदमी हंसने लग जाता है और साइड में खड़ा हो जाता है। वो तीनों अपनी गाड़ी लेकर जाने लगते हैं। सुरेश जब गाड़ी से पीछे देखता है तो वह आदमी अभी भी रहस्यमयी तरीके से हंस रहा होता है। वो तीनों अपनी गाड़ी को लेकर थोड़ी आगे बढ़ते हैं, लेकिन रात ज्यादा हो जाने के कारण उन्हें जंगल का रास्ता अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होता है। इसलिए वो तीनों गाड़ी को रोकते हैं और एक रात के लिए वहीं पर टेंट लगाकर रात बिताने की सोचते हैं। ये जगह मुझे अच्छी लग रही है, आज रात यहीं टेंट लगाकर सो जाएंगे और सुबह को फिर से चल देंगे। हाँ ठीक है, वैसे भी इतनी रात को सफर करना सही नहीं है।
वो तीनों टेंट लगा लेते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। रात में वह जंगल बेहद ही डरावना लग रहा होता है। रिंकू की नींद अचानक से खुलती है और वह देखता है कि कुलदीप और सुरेश उसके पास नहीं है। वह थोड़ा डर जाता है और टेंट से बाहर निकलता है, लेकिन टेंट के बाहर भी उसे कोई नज़र नहीं आता। वह जोर जोर से उन दोनों को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वह बहुत ज़्यादा डर जाता है और उस सुनसान जंगल में उन दोनों को ढूंढने के लिए चला जाता है। वह उन दोनों को ढूंढता ढूंढता एक नदी के पास पहुंचता है। उस नदी के पास उसे एक आदमी खड़ा हुआ मिलता है। अरे भाई आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? रिंकू उसके जवाब पाने का इंतजार करता है, लेकिन वह आदमी कोई जवाब नहीं देता है। देखिए मेरे दो दोस्त इस जंगल में कहीं खो गए हैं, क्या आपने उनको देखा है? अभी भी वह आदमी बिल्कुल चुप खड़ा रहता है। यह चीज रिंकू को बहुत अजीब लगती है। अरे भाई इधर तो देखो। दूसरी तरफ सुरेश और कुलदीप तो अपने टेंट में ही सो रहे होते हैं। सुबह हो जाती है और वो दोनों उठ जाते हैं। वह देखते हैं कि रिंकू वहाँ पर नहीं है। वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं, लेकिन उन्हें बाहर भी कोई दिखाई नहीं देता है। अरे रिंकू कहाँ चला गया? भला इतने बड़े जंगल में वो अकेला जा कहाँ सकता है? वो दोनों रिंकू को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें कहीं रिंकू का नामो निशान नहीं मिलता है। काफी देर तक चलते चलते वे उसी नदी के पास पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रिंकू वहां पर बेहोश पड़ा होता है। वे दोनों उसे उठाते हैं और अपने टेंट के पास लेकर चले जाते हैं। कुलदीप उसके मुंह पर पानी मारता है। रिंकू को होश आ जाता है। तभी सुरेश उससे पूछता है, अरे भाई तू जंगल में क्या करने गया था, और वो भी इतनी रात को? तुझे पता है ये कितना खतरनाक हो सकता था, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। लेकिन तो इतनी रात को जंगल में गए क्यों? मेरी जब रात को आँख खुली तो तुम दोनों मुझे दिखाई नहीं दिए। पता नहीं, लेकिन मुझे तुम दोनों दिखाई नहीं दिए। मैं तुम दोनों को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चला गया। मुझे वहाँ पर एक अजीब सा इंसान दिखाई दिया। मैंने पूछा तुम कौन हो? तभी उसने पीछे देखा और उसमें से एक अजीब सी चमक निकली और मैं बेहोश हो गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। रिंकू के साथ ऐसा होना बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए। अरे यार क्या बकवास कर रहे हो? ये जरूर कोई सपना देख रहा होगा और नींद में चलता चलता वहाँ पर पहुँच गया होगा। अच्छा एक काम करो, तुम दोनों जाकर रेडी हो जाओ, फिर हमें निकलना भी है। आज रात तक हमें देहरादून पहुँचना है। वो तीनों तैयार हो जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो तीनों अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। बहुत लंबे सफर के बाद वो तीनों फाइनली देहरादून पहुंच जाते हैं और होटल में एक रूम ले लेते हैं। अरे वाह यार, क्या शानदार कमरा है। हाँ कमरा तो अच्छा है। अरे यार मैं आज कहीं नहीं जा रहा। जहाँ भी जाएंगे कल को जाएंगे। अरे हम यहाँ सोने आए हैं या फिर घूमने? तो कल को चलेंगे ना, आज तो आराम करते हैं। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। रात हो जाती है और वो तीनों एक ही बेड पर सो जाते हैं। रात के 1 बज जाते हैं और कुलदीप की आंखें खुल जाती हैं। उसे बड़ी अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। वह उठ जाता है और रिंकू को भी उठा देता है। अरे रिंकू ये कैसी अजीब सी आवाज आ रही है? हाँ चलो वहीं चलकर देखते हैं। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लगता है हमें कोई वहम हुआ था। चलो चलते हैं। रिंकू कुलदीप की बात का कोई जवाब नहीं देता है और एकदम शांत खड़ा हो जाता है। अरे भाई चल ना, यहाँ पर क्यों खड़ा हो गया? रिंकू अब भी कोई जवाब नहीं देता है। अरे भाई चल ना। तुझे ज्यादा जल्दी है क्या जाने की? रिंकू बड़े डरावने तरीके से बोलता है। अरे रिंकू ये क्या हुआ तुझे? रिंकू एकदम वहाँ से भाग जाता है। कुलदीप डरा हुआ सुरेश के पास जाता है और उसे उठाता है। अरे क्या हुआ भाई? भाई वो रिंकू वहाँ। क्या हुआ रिंकू को? कुलदीप सुरेश को सारी बातें बताता है। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, चल मेरे साथ। वो दोनों रिंकू को ढूंढने के लिए रूम से बाहर निकलते हैं। रिंकू किस तरफ गया था? उस तरफ। जल्दी चल। वो दोनों भागते भागते एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां उन्हें रिंकू लेटा हुआ मिलता है। उसकी हालत बेहद खराब हो रखी होती है। रिंकू! कुलदीप जैसे ही उसके पास जाता है वह एकदम से उसका गला पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। कौन हो तुम? इतनी जल्दी भूल भी गया? वही जिसको मार के तू यहाँ अपनी ट्रिप करने आया है। विकी हूँ मैं। तुमने कुछ पैसों के लिए अपने दोस्त की जान ले ली, एक बार भी अपनी दोस्ती के बारे में नहीं सोचा। विकी भाई मुझे माफ कर दो भाई। अब तुम्हें माफी नहीं सिर्फ मौत मिलेगी। तभी सुरेश अपना हनुमान जी का लॉकेट निकालता है और रिंकू के ऊपर फेंक देता है, जिससे रिंकू बेहोश हो जाता है। सुरेश जाकर कुलदीप को उठाता है। इतना बड़ा धोखा, सिर्फ कुछ पैसों के लिए तुमने अपने दोस्त विक्की को मार दिया।
मुझे तुम्हें दोस्त कहने में शर्म आ रही है। मुझे माफ कर दो भाई, लेकिन अभी रिंकू को बचाना ज्यादा जरूरी है। हमें इसको लेकर जल्द से जल्द मंदिर में जाना पड़ेगा। वो दोनों बिना किसी देरी के रिंकू को लेकर कार में बैठ जाते हैं और कार को मंदिर की तरफ ले जाते हैं। थोड़ी ही देर में वे एक मंदिर में पहुंच जाते हैं। वो दोनों रिंकू को उठाते हैं और मंदिर के अंदर ले जाते हैं। पंडित जी, देखिए हमारे दोस्त को क्या हो गया। इसके सर पर किसी बुरी आत्मा का साया है। ये धागा इसके हाथ पर बांध दो। वो दोनों पंडित जी का दिया हुआ धागा रिंकू के हाथ पर बांध देते हैं। अब ये सुरक्षित है। वो दोनों रिंकू को लेकर वापस चले जाते हैं और रिंकू भी ठीक हो जाता है। सुरेश अपनी गलती को मान लेता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है।